हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। सितांशु, विवेक, आशु, सभी को गुड इवनिंग। आज कर सकते हैं, आज इस अलग टॉपिक है छोटा सा, जेई मेंस वाला, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विवेक, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं भाई सभी लोग? कैलाश, शिवांश, अंकित, सभी को गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है। तो कल लास्ट टर्न पे एक बच्चे ने डाउट पूछा था, जो हम लोग रेडिएंट प्रेशर पे कर रहे थे। वो ये पूछा था कि सर ये बताइए कि अगर दोनों चीजें साथ साथ हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो बच्चों, अगर रेडिएंट प्रेशर व्हेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, एक केस ये थोड़ा देख लेते हैं, हो सकता है आ जाए। रेडिएंट प्रेशर, है ना, व्हेन रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन occur simultaneously। ठीक है, occur simultaneously। तो इसमें देखो कुछ नया नहीं है, तो मैं फॉर्मूला तो पता ही है, दोनों केस का फॉर्मूला तो तुम लोगों को पता ही है। ठीक है, दोनों केस का तुम्हें फॉर्मूला पता है। मान लो तुम्हारे पास कोई एक प्लेट है, ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है, और इस प्लेट पे कोई रेडिएशन फॉल करा रहे हो, तो इसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा है, 100% रिफ्लेक्शन नहीं है, इसका 100% रिफ्लेक्शन नहीं है। ठीक है। अरे रोज देखते हो, ऐसा क्या है कि यू आर सो मच एक्साइटेड एट 9 o'clock? फॉर यू पीपल देर इज नो एज सच एक्साइटमेंट। तुम्हारा वही पुराने जेपी सर ही रहेंगे, है ना। तो यहां पर अपने पास देखो क्या होगा कि ये जो है, इसमें ये बोला जा रहा है कि कुछ परसेंट, मान लीजिए इसमें मैं बोलूं कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट दिया जाएगा आपको। लेट के आर एंड के ए बी एब्जॉर्प्शन, यही थोड़ा ध्यान रखना है, रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट क्या बताता है अभी बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है। लेट के आर एंड के बी द रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो के प्लस के आर, इसकी वैल्यू 1 होती है बच्चों। ठीक है, तो जैसे आप एक के बारे में जानते हो, इसका पावर अगर पी ले लें, रेडियंट, ये पावर पी है, पावर, ठीक है, इस बीम का पावर ये है, मतलब एनर्जी पर सेकेंड, एनर्जी भी दे सकती है, वही पावर है। तो P हमारे पास ये है। अब यहां से बच्चों क्या होगा कि ये बताओ कि एक हमारा जो टोटल फोर्स लगेगा, F जो फोर्स होगा, F ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, F टोटल जो होगा वो लिखोगे F ड्यू टू रिफ्लेक्शन प्लस F ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। और कल ही आपने नॉर्मल इंसिडेंस है, दिख ही रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस है, इंसिडेंट नॉर्मल है, ये नॉर्मल इंसिडेंस है बच्चों। ठीक है, तो अगर ये नॉर्मल इंसिडेंस है तो आप यहां से बोल सकते हो
कि एफ रिफ्लेक्शन क्या लिखोगे, पावर पी है तो पी बाई सी है ना, पी बाई सी आपका एब्जॉर्प्शन के लिए हो जाएगा और रिफ्लेक्शन के लिए 2p बाई सी पावर के टर्म्स में, और p को आप लिख देते हो i इंटू ए। अगर नॉर्मल है तो ये पूरा का पूरा एरिया लिख देते थे, नहीं तो a का कंपोनेंट लेके लिखते थे। तो क्या आता था 2i कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी, याद आ रहा होगा 2ia कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी। ठीक है, तो यहां तो खैर नॉर्मल इंसिडेंस है बच्चों, तो यहां पे हम इसको रिफ्लेक्शन को क्या लिख देंगे 2p बाई सी रिफ्लेक्शन के लिए। अब इसमें ये पूरा का पूरा नहीं है तो इसका कुछ परसेंटेज, लाइट रे जो इंसिडेंट हो रही है उसका कुछ परसेंटेज वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसको के फॉर्म में दिया जा रहा है, तो इसको इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, प्लस एब्जॉर्प्शन के लिए के आर और इसके लिए हो जाएगा पी बाई सी। तो आप यहां से पी बाई सी कॉमन ले सकते हो, 2k प्लस के आर, और ये 1 होगा है ना, मतलब 40% एब्जॉर्ब हो गया तो बचेगा कितना, रिफ्लेक्ट कितना होगा 60% रिफ्लेक्ट होगा, तो इनका रेशियो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो अब बच्चों यहां पे k प्लस के आर में आप जिसके फॉर्म में करना चाहो, एक के फॉर्म में याद रखो। ठीक है, आप एब्जॉर्प्शन को हटाना चाह रहे हो तो 1 माइनस के आर कर सकते हो, तो p बाई सी 2k को एब्जॉर्प्शन के जगह पे 1 माइनस के आर कर दूं प्लस के आर, तो आपको एक रेडीमेड फॉर्मूला मिल जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो p बाई सी और यहां पे देखो 2 तो अपने पास कितना आ जाएगा 2 माइनस के आर और ये के आर, तो के आर रिफ्लेक्शन का देख लीजिए जरा, क्लियर है सभी को सब कुछ? ठीक है, तो आप जहां भी जिसके मर्जी में कर सकते हैं। आप के आर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, अच्छा ये उल्टा कर दिया, एक मिनट उल्टा कर दिया, ये यहां के आर होगा, रिफ्लेक्शन है ना, ये के होगा, ये के आर होगा, ये के होगा। ठीक है, तो यहां पे अपने पास आ जाएगा 2 के आर, 2 के आर प्लस के। तो बच्चों यहां पे p बाई सी 2 के आर हटाना चाह रहे हो तो के आर को 1 माइनस के लिख सकते हो, 1 माइनस के प्लस के, है ना, या एब्जॉर्प्शन हटाना चाह रहे हो तो एब्जॉर्प्शन को हटा दो, जैसा कर लो आपके ऊपर है। के हटाना चाह रहे हो तो के को आप लिख सकते हो क्या के आर माइनस 1 माइनस के आर, 1 माइनस के आर। तो फाइनली आप एक ही के टर्म्स में याद रखिए, तो एफ टोटल, बाकी आपको नहीं भी याद होगा तो कर लोगे अब, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या 1 और 2, तो 1 प्लस के आर। तो बेटर है कि आप के आर के फॉर्म में याद रख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला एक लड़का पूछ रहा था लास्ट टर्न पे, लास्ट में पूछा था तो मैंने, ठीक है, एफ टी, कौन सा एफ टी कह रहे हैं, एफ टी मतलब टोटल फोर्स भाई, एफ टी मतलब टोटल फोर्स, और इसी को एरिया से डिवाइड कर दोगे तो प्रेशर भी आ जाएगा। टोटल प्रेशर की बात करेंगे, नॉर्मल इंसिडेंस है, इसका एरिया अगर ए है तो ये हो जाएगा एफ टोटल अपॉन ए, तो आप टोटल प्रेशर भी बता सकते हैं यहां से। ठीक है, तो 1 अपॉन के आर, जैसे मान लो कि 40%, मान लो जैसे कि 40% अपना जो है क्या होता है एब्जॉर्ब हो जाता है, तो 40% एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब
40% अगर एब्जॉर्ब हो जा रहा है, इसका मतलब एब्जॉर्ब, इसका मतलब तुम्हारा KR जो है कितना है, 60%, है ना। रिफ्लेक्शन 60% है, मतलब KR की वैल्यू 0.6 लिखी जाएगी, यहां पे पुट कर देंगे तो 1.6 P/C आपका आंसर होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन को क्या कह रहे हैं, उल्टा आप कह रहे हैं, रिफ्लेक्शन में ट्वाइस होता है भाई, एब्जॉर्प्शन में केवल एक बार में होगा। कल इतना पढ़ा है फिर भी कंफ्यूज हो। रिफ्लेक्शन में मोमेंटम का ट्वाइस चेंज हो जाएगा, इतना डिटेल में पढ़ाया था, अभी भी कंफ्यूज हो तो रिफ्लेक्शन में ट्वाइस हो जाएगा, मोमेंटम आएगा फिर जाएगा, तो जब दोनों को माइनस करोगे तो ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसी ने पूछा था तो मैंने ये भी बता दिया, देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एटम एंड न्यूक्लियाई। एक छोटा सा टॉपिक बच चुका है, क्योंकि मेजर जो चंक है रेडियो एक्टिविटी का वो जेईई एडवांस के सिलेबस में तो अभी भी है, अब आगे का क्या होगा नहीं पता, लेकिन मैं उसको अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी ये कर लेते हैं जो जेईई मेंस में है। तो न्यूक्लियर पोर्शन में केवल इतना है, एटम एंड न्यूक्लियाई, जिसकी बहुत सारी चीजें आपको आती हैं क्योंकि आप इसको 8th क्लास से पढ़ रहे हो। तो इसमें सबसे पहली चीज होती है, जो सिंबल्स हैं वो तुम्हें पता ही है कि XAZ। अब ये बताने की तो जरूरत नहीं है कि सिंबल का मीनिंग क्या है, ये नोटेशन है अपना XAZ। ठीक है, रिफ्रैक्शन, अरे भाई फोटोन का रिफ्रैक्शन से कैसे आएगा मेरे भाई, फोटोन का मोमेंटम चेंज रिफ्रैक्शन से कहां ले रहे हो कुछ भी। तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, ये तो सभी को पता है कि इसमें ए क्या डिनोट कर रहा है, ए अपना है एटॉमिक नंबर, जो क्या होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, Z अपना क्या है, उल्टा लिख दिया, एटॉमिक मास, तो मास नंबर लिख लो। ठीक है, तो इसमें जो है Z अपना जो है मास नंबर है, और सॉरी A अपना मास नंबर है, Z अपना एटॉमिक नंबर है, जिसको आप बोलते हो नंबर ऑफ, सब बड़ी बात नहीं है, सब आप नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हो। बोलो भाई, यही तो बोलते हो ना, क्लियर है। चलिए, तो अब इसमें जो है न्यूक्लियन नंबर A-Z आपको क्या दे देता है, A-Z आपको दे देता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और नंबर ऑफ मास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को कलेक्टिवली कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, आएगा आएगा मास डिफेक्ट भी आएगा। तो अब अपने पास न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स में कलेक्टिवली मतलब न्यूक्लियस के अंदर जितने भी हैं कि कौन कौन होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे तो क्या होगा, इनको कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। अच्छा ये बताओ बच्चों कि अगर ये, अच्छा ये भी जानते हो आप लोग तीन चीजें जो आपने क्लास 9 से पढ़ी होगी, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन, ये भी जानते हो कि नहीं, जरूर जानते होगे, ये भी जानते होगे। ठीक है, क्या जानते हो, आइसोटोप में क्या बोलते हो, सेम एटॉमिक नंबर,
है ना। इसमें क्या है, आइसोबार में सेम मास नंबर और आइसोटोन क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये सब आपके लिए बहुत बेसिक बातें हैं। अब यही है तो यही पढ़ा रहा हूं, क्या करूंगा। नहीं तो मैं कभी ये सब नहीं पढ़ाता हूं, मैं सीधे रेडियो एक्टिविटी पढ़ाता हूं, उसमें मजा आता है। एक से एक क्वेश्चन बनते हैं सीरीज पैरेलल डिसइंटीग्रेशन के, तो वो अब हाथ बंद गया है, अभी नहीं पढ़ा रहा हूं। अगर एडवांस में पढ़ाऊंगा, या आप बताना मुझे कमेंट करके कि अभी पढ़ा दूं, तो अभी भी पढ़ा दूंगा। सेम एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये फंडामेंटल चीजें थी। अब आते हैं कि साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो जो न्यूक्लियस का एक पर्टिकुलर कोई साइज तो नहीं है, ठीक है। तो अब साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है वो अपना कोई एक फिक्स बाउंड्री नहीं है, ठीक है। साइज ऑफ न्यूक्लियस एक कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है। आप सभी को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ जहां पे चीजें ज्यादा मिलती हैं, चार्ज क्लाउड है एक तरीके से, वो एक चार्ज क्लाउड है। तो इसका जो रेडियस की बात होती है साइज में, वो जो रेडियस है आर, वो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। ये इस छोटे से बात पे ढेर सारे क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे गए हैं। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3, ठीक है। और यहां से ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है, तो ये आता है आर नॉट ए की पावर 1/3। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको इसको ध्यान रखना है। जिसमें आर नॉट अपने पास है 1.2 इंटू फर्मी में होगा ऑब्वियसली, तो 1.2 इंटू 10 की पावर 15 फर्मी, ठीक है। तो ये फर्मी 10 की पावर -15 को आप फर्मी बोलते हो। तो अब आर नॉट आपको पता है, ए सभी को पता है क्या है, मास नंबर, है ना। तो ये अपने पास है मास नंबर, एटॉमिक मास। ठीक है। तो ये 1/4 की पावर के 1/3 के, ये तो याद होगा तुम लोगों को, ये सब पढ़ के बैठे हो तुम लोग, सब आता है आपको, ठीक है। इसी में अब बात करें अगर न्यूक्लियर डेंसिटी की, तो न्यूक्लियर डेंसिटी में क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियर डेंसिटी में क्या होगा, डेंसिटी क्या बोलते हो, डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ प्रोटोन। न्यूक्लियस के मास को क्या लिखोगे, एटॉमिक मास नंबर है ए, और एक का मास है मास ऑफ प्रोटोन। मास ऑफ प्रोटोन या मास ऑफ न्यूट्रॉन को हम m बोल रहे हैं, तो m इंटू ए टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस होगा। am जो होगा टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो am अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर क्यूब जो होगा कोई जनरल, आर क्यूब को और क्या लिखा जा सकता है, अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब होगा आर नॉट क्यूब इंटू ए की पावर 1/3 की पावर क्यूब। तो आप देख रहे हो कि जो डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट हो जा रही है ना, मास नंबर के इंडिपेंडेंट हो जा रही है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर है, ठीक है। तो अब यहां से अपने पास रो जो हो जाएगा वो बच्चों यहां पे वैल्यू पुट करो। जनरली आप मास ऑफ प्रोटोन क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, 10 की पावर -27 आई थिंक होता है, और क्या होता है, 3 ऊपर भेज दो। दोनों के मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटोन दोनों को सेम लेके चल रहे हैं, तो 3 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर 27 -27, यही है ना, देख लो एक बार, बता देना भाई डेटा। अपॉन में 4 इंटू
3.14 इंटू आर नॉट की वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁻15। तो डेंसिटी की जो वैल्यू आती है, डेंसिटी की वैल्यू भी, ये भी रट लो कहीं पूछ ले, तो ऑर्डर तो 2.3 इंटू 10⁻17, बहुत बच्चों को रटा होगा, तो ये भी ध्यान ही रखना, पता नहीं कुछ भी पूछ सकते हैं ये। 2.3 इंटू 10⁻17, तो ये इंडिपेंडेंट होता है सबसे पहली बात, ये तो आप देख रहे हो, इंडिपेंडेंट ऑफ ए के इंडिपेंडेंट है। कहां ए छोड़ दिया है, ए कट गया ना, ए की पावर 1/33, तो ये ए और ये ए कट गया तो छोड़ूंगा ही ना, ठीक है, ए कट जाएगा भाई, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स खत्म होने के बाद इवनिंग की क्लास, देखिए इवनिंग की क्लास अगर मैं चाहता हूं कि थर्मोडायनेमिक्स भी हम लोग कर लेंगे 12th वालों के साथ, है ना, तो थोड़ा फायदेमंद रहेगा। थर्मोडायनेमिक्स अगर क्लास आगे लगती है तो, नहीं लगेगी तो अलग अलग पढ़ेंगे, नहीं तो अगर लगती है तो थर्मोडायनेमिक्स मैं चाह रहा हूं कि कर लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब थर्मोडायनेमिक्स ही अब बचा है, हीट ट्रांसफर तो उड़ा दिया, ऐसे तुम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स पूरा तैयार होगा। जिस बच्चे ने केमिस्ट्री में पढ़ा है तो उसमें जो है शायद थर्मोडायनेमिक्स जो है आपका पूरा ही तैयार होगा आप लोगों का, क्योंकि आप थर्मोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा पढ़ते हो, इसमें तो हम लोग केवल फर्स्ट लॉ रिवर्सिबल प्रोसेस तक सीमित रहते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये डेंसिटी की कहानी है, तो ये बच्चों डेंसिटी की कहानी है। अब बात करते हैं इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसकी। अच्छा, एटॉमिक मास की जो यूनिट है इस पे थोड़ा चर्चा कर लें, ये भी तुम लोग को आता ही होगा, एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू जो बोलते हो आप, वो क्या है, कार्बन 12 आइसोटोप का 1/12 मास, यही तो है, मास ऑफ वन बाई 12। केमिस्ट्री में सब निपटा चुके हो ये सब तुम लोग, 12th ऑफ कार्बन 12 6 आइसोटोप, यही है, ठीक है। तो अब यहां से बच्चों 1/12, अब मास ऑफ ये क्या लिखोगे, इसके मास को जब आप करते हो तो ये वैल्यू मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ये आता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27, यस, -27 kg में आता है 1 AMU। तो ये कन्वर्जन जरूर याद रखिएगा, 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27। वंश भाई बोल रहे हैं ये सब पढ़ पढ़ के बूढ़े हो गए हैं, मुझे पता था, लेकिन मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो बहुत लोग हल्ला मचाएंगे कि छोड़ दिया। तो 1.6 10⁻⁻20, तो मेरा पहली बार एक्सपीरियंस है, ऑनेस्टली बताऊं, ये सब मैंने कभी नहीं पढ़ाया है। ऑफलाइन में भी मैं सीधे रेडियो एक्टिविटी के बढ़िया क्वेश्चंस कराता था और लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी से शुरू करता था, लेकिन ठीक है, उससे मैटर नहीं करता, हम लोग हीरो बनते हैं। लेकिन मान लो अगर ये क्वेश्चन आ जाए, 4 नंबर का नुकसान होगा, ये छोटी बात हम नहीं जानेंगे तो सब पढ़ना है। 1 AMU अपने पास ये होगा, इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 AMU के बाद इसको, आइंस्टीन इक्वेशन याद है सभी को, आइंस्टाइन की इक्वेशन याद है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसी को मास एनर्जी में बदल के बताओ आप लोग, ये भी देखें कितनों को याद है, बताइए जरा। कितनों को याद है ये?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुतों को याद है भाई, बहुतों को याद है। आज की क्लास तुम लोगों को मजा आएगा, क्योंकि दिमाग एकदम स्विच ऑफ करके बैठोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन आप क्या बोल सकते हो कि 1 mu को इसमें कन्वर्ट करोगे इतने को, इसके इक्विवेलेंट एनर्जी क्या होगी? मतलब ये फॉर्मूला यूज करते हो ना, डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो जो भी एनर्जी अपने पास ये आएगी 1 mu के लिए, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁸। लाइट की स्पीड से अगर 1 mu को फेंक दें तो ये एनर्जी पार्टिकल बनेगा, और ये होगा, ये जूल में होगा। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो 1.66 इंटू 10⁻27। मुझे भी आज बहुत लग रहा है कि मैं किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूं। यहां पे डेल्टा ई यहां लिख देता हूं, तो डेल्टा ई जो होगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये रटा होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली। बहुत बच्चे इसको 931 बोल देते हैं। तो आप बच्चों ये याद रख लेना कि 1 mu को कन्वर्ट करेंगे एनर्जी में। ठीक है, 1 mu को कन्वर्ट करेंगे एनर्जी में तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अब ये बताओ कि आप लोग जो है, आपका मास कितना है? इमेजिन करो, मतलब एक कल्पना करो कि आपके अंदर कितना पावर है। ये एनर्जी सोच रहे हो कितनी बड़ी एनर्जी है। एक यूरेनियम को अगर आप एटॉमिक बॉम्ब में जब एक यूरेनियम जब के लिए आप करते हो तो 200 नियर अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वो रिलीज करता है। तो आप 70 kg 65 kg इमेजिन करो कि 3 इंटू 10⁸ की स्पीड से उड़ने लगे तो तुम भी प्रकाश पुंज बन जाओगे। तभी तो बोला जाता है प्रकाश पुंज, तो प्रकाश पुंज बन जाओगे भाई। मतलब एक एनर्जी पार्टिकल बन जाओगे, और आपके अंदर जो एनर्जी होगी उससे आप पता नहीं किसको स्वाहा कर दोगे। एक 1 mu की एनर्जी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और एक यूरेनियम जब कन्वर्ट होता है फिजन रिएक्शन में तो वहां से जो एनर्जी देता है नियर अबाउट 200। हाँ, शक्तिमान बन जाओगे, बिल्कुल सही कह रहा हूं, शक्तिमान से बहुत ऊपर बन जाओगे। ठीक है, तो ये एनर्जी है। तो आप में भी बहुत एनर्जी है। कोई आपको बोले तो बता देना कि मेरी एनर्जी हम इतनी ज्यादा है कि हम उसको दिखा नहीं सकते, नहीं तो बचोगे नहीं। बस, है ना, एक ही चीज होनी चाहिए कि आपको 3 इंटू 10⁸ की स्पीड अचीव करनी है। क्यों भाई? 3 इंटू 10⁸ की स्पीड अचीव करनी है। हाँ, थॉर का हैमर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इसी कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो है बाइंडिंग। बाइंडिंग एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। पूरे न्यूक्लियर में आप पिछले अगर पीवाईक्यूज को देखेंगे तो रेडियस वाले पे और बाइंडिंग पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। खुद नहीं बचोगे, क्यों? एनर्जी पार्टिकल बन जाओगे। बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी जो होगा, बाइंडिंग एनर्जी की अगर बात करें तो क्या है बाइंडिंग एनर्जी? सभी को पता ही होगा कि मान लो जो न्यूक्लियस है अपना, देखो तो ये जो अपना न्यूक्लियस है, तो बच्चों इसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे।
तो ये स्टेबल क्यों है? चलो अच्छा यही बता दो, ये स्टेबल क्यों है? जबकि न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियर मतलब क्या कहते हैं कि कैसा है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है और कितनी कम जोन में बैठा है, तो उसको भयंकर रिपल्शन मिलेगा, लेकिन ये स्टेबल क्यों है? तुम्हें थकान इसलिए लगती है क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी वो गति नहीं है। गति अचीव करो, थकान नहीं लगेगी, है ना। गति आपको कितनी अचीव करनी है? 3 × 10⁸। आप 3 × 10⁸ नहीं, उससे कई लाख कम भी कर लो तो काम चल जाएगा, एनर्जी दिखेगी। किसकी वजह से स्टेबल है ये, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने सटीक आंसर दिया है, न्यूक्लियर फोर्स के वजह से, बिल्कुल। तो ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और ये न्यूक्लियर फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ये न्यूक्लियर फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एनी चार्ज, ठीक है। एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, सबको पता होगा। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, और ऑलवेज क्या होता है? अट्रैक्टिव। यही रिपल्सिव फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच के रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर देता है और अपना न्यूक्लियर स्टेबल बना रहता है। तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस ये हेल्ड टुगेदर होते हैं इन ए स्मॉल वॉल्यूम। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं जो भी लिखना है। एंड द न्यूक्लियर फोर्स ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में आपके जो स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स को ये न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है? ओवरकम करके रखता है। अब इसको बच्चों आपको न्यूक्लियॉन्स को अलग करना है। तो अलग करने के लिए क्या होगा? जब ये अलग होंगे, आप इनको फ्री करना चाहते हो, तो जब आप फ्री करोगे तो आपको एनर्जी दे के ले जाना पड़ेगा। इनको आपको फ्री करना है अगर, तो आपको कुछ एनर्जी देनी होगी, तब ये आप फ्री होंगे। यहां पे आपको कुछ एनर्जी देनी होगी, और ये जो एनर्जी है यही बाइंडिंग एनर्जी है। यहां से ये फिर फ्री हो जाएंगे, मतलब आप इनको फ्री करना चाह रहे हो, अलग अलग करना चाह रहे हो, ठीक है। फ्री करना चाह रहे हो, अगर न्यूक्लियॉन्स को आप फ्री करना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी वही एनर्जी जो है, वही एनर्जी अपना क्या है? बाइंडिंग एनर्जी है। अब आप एक चीज देखिए, इसमें मास डिफेक्ट का चक्कर आया। क्या आया? कि जो ये फ्री है, ये जो फ्री न्यूक्लियॉन्स हैं, ये जो फ्री न्यूक्लियॉन्स हैं, इनके मास को देखा गया और इस न्यूक्लियस के मास को देखा गया, तो दोनों में हमें अंतर आया। अंतर क्यों आया? इसका क्या रीजन है? आइंस्टाइन की मास एनर्जी रिलेशन से ये जस्टिफाई होता है। क्या कि होता क्या है कि जो ये फ्री न्यूक्लियॉन्स है, जब कंबाइंड होते हैं तो इनमें से कुछ न्यूक्लियॉन्स डेल्टा एम सी स्क्वायर से एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, और वो एनर्जी इनको बाइंड करके रखती है, वो एनर्जी इनको बाइंड करके रखती है। तभी आप देखिए कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, जैसे आपने पढ़ा है ना अभी कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से इलेक्ट्रॉन को अगर आयोनाइज करना है
तो आपको प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए होगी। आप इसको अगर आयोनाइज करते थे, मतलब इनको यहां से दूर ले जाते थे, तो इस नेगेटिव एनर्जी के उतना ही पॉजिटिव एनर्जी देके आप इनको दूर ले जाते थे। ठीक उसी तरह यहां पर भी है। यहां पे अपने पास इनको अगर फ्री स्टेट में रखना है, इनको अगर आपको फ्री स्टेट में रखना है तो कुछ एनर्जी आपको देकर इनको फ्री स्टेट में करना होगा। शायद समझ गए होगे। इसीलिए फ्री न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी जो है इससे अपनी न्यूक्लियस की एनर्जी से ज्यादा होगी। क्लियर है सभी को? ठीक है। तो अब यहां से क्या होगा, आप बोल सकते हो कि जो डिफेक्ट आया एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए आप पहले इनके डिफरेंस को देखिए। Z ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, यहां लिख देता हूं, थोड़ा और छोटा कर देता हूं। तो ये अपने फ्री स्टेट हो गए। तो ये बोला जाएगा कि Z ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। तो यहां से आपको एक डिफेक्ट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। इसी को हम कहेंगे मास डिफेक्ट, दैट इज योर मास डिफेक्ट। ये हो जाएगा बच्चों मास डिफेक्ट। ये मास डिफेक्ट कहां से आया? ये मास डिफेक्ट अपने पास आया, ये मास डिफेक्ट आया कि इस जो फ्री, मैंने अभी कहा उल्टा सोचो कि ये कंबाइंड होके एक कंडेंस फॉर्म में है। तो ये कंबाइंड जब होंगे तो इनके कुछ न्यूक्लियॉन्स जो है, जो डेल्टा एम वाले हैं, वो एनर्जी के फॉर्म में, यहीं से बाइंडिंग एनर्जी जो आप बोलते हो, तो बाइंडिंग एनर्जी जो आप बोलते हो होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो ये डेल्टा एम जब लेके आओगे तो यहां पे अपने पास Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये मास ऑफ न्यूक्लियस है भाई, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, और इन सब का सी स्क्वायर करोगे, इन सबको सी स्क्वायर करोगे। ठीक है। तो इनको सी स्क्वायर करोगे तो जूल में आएगा, वही ये अपना जूल में आएगा। ठीक है। इसको फिर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये जो कन्वर्जन है इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी को इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो आप बाइंडिंग एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे वाले स्लाइड में लिख देता हूं। तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू सीधे सीधे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, ये आपके काम की चीज है, ये आपके बहुत काम की चीज है। इस पे कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्या कह रहे हैं, मास में कैसे चेंज आता है? अच्छा, मास में चेंज कैसे आता है, मैं ये कह रहा था कि ये जो फ्री न्यूक्लियॉन्स हैं जब ये कंबाइंड होते हैं तो हमें ये देखा कि जो फ्री न्यूक्लियॉन्स के अलग अलग मास है, ये क्या है, मास ऑफ फ्री न्यूक्लियॉन्स। ये टोटल अपने पास क्या है, मास ऑफ फ्री न्यूक्लियॉन्स। तो ये देखा गया कि ये जो मास ऑफ फ्री न्यूक्लियॉन्स है और मास ऑफ न्यूक्लियस है, दोनों में डिफरेंस है। तो इसका जस्टिफिकेशन ये दिया गया
कि जो फ्री न्यूक्लियॉन्स हैं जब ये किसी बाइंड होंगे, बाइंड फॉर्म में होंगे, तो इनमें से कुछ मास एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होके उसको क्या करता है, आपस में एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्री वाले हैं इनमें से कुछ शहीद हो जाएंगे और वो एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएंगे, रिलीज होके वो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्म देते हैं। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। सी स्क्वायर के जगह पे नहीं है भाई, मैंने आपको कन्वर्जन अभी अभी तो सिखाया है। डेरिवेशन करने के बाद भी लोग पूछते हैं, बड़ा अजीब लगता है। ये देखिए जरा, ये डेरिवेशन इसीलिए कर दिया था, डेल्टा एम सी स्क्वायर, तो डेल्टा एम ये हो गया, सी ये हो गया, बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो यार। फिर यहां पे ये जूल था, फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सी स्क्वायर में कन्वर्ट किया गया। एक तरीके से इसका ये है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सी स्क्वायर, ऐसे आप दे सकते हैं। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी की वैल्यू तो लिखी दी है मैंने, है ना, तो यहां पर अपने पास सी की वैल्यू तो यहां लिख दी है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया। यही चीज मैं आपको कह रहा था कि ये जो डेल्टा एम सी स्क्वायर है, इसके जगह पे आप डायरेक्ट 931.5 या 931 दे सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको ये डराइव कराया और डायरेक्ट यूज कर दिया, आप पूछ रहे हो। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है, इसके जगह पे मैंने आपको बताया कि आप क्या यूज कर सकते हैं, ये वाला टर्म कन्वर्जन जो अभी बताया था। देख लीजिए ध्यान से, यही 2-3 गिने चुने फॉर्मूले हैं। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट बच्चों आपके पास है बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, इसमें एक और है बाइंडिंग एनर्जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मास। ये फॉर्म भी ध्यान रखिए, बहुत लोग नहीं कर पाएंगे तो परेशान होंगे, क्वेश्चन छूट जाएगा। इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मास, ठीक है, न्यूक्लियर मास नहीं, एटॉमिक मास लिखना होगा ना, न्यूक्लियर मास के फॉर्म में तो है। तो इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास अगर आप इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसके भी डेटा आपको दिया जाता है। तो देखिए इसको कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ऊपर वाली लिखी हुई चीज को। आप ये बताइए, जो न्यूक्लियस का मास है, न्यूक्लियस के मास को आप क्या लिख सकते हैं, mn जो है ये मास ऑफ न्यूक्लियस है, ये क्या होगा, मास ऑफ एटम एक्स ए जेड का मास में किसको माइनस करें, माइनस z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो भाई, ये समझ में आया सभी को? भाई सेमीकंडक्टर पूरा डिलीट नहीं हुआ है, मेजर चंक डिलीट हुआ है, ट्रांजिस्टर केवल डिलीट हुआ है, डायोड है। ठीक है, ये सब बकवास अभी मत पूछो यार, अभी मैं सिलेबस आपको बता दूंगा, सेशन में आ जाना। मास ऑफ न्यूक्लियस ये क्या है, मास ऑफ, पढ़ा रहे होते हैं तो पता नहीं क्या क्या पूछते हो। मास ऑफ न्यूक्लियस, ये छोटी छोटी बात है, लोग नहीं करेंगे फिर भूल जाएंगे, गलत करके आएंगे। मास ऑफ एटम, ठीक है, और ये अपने पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है z टाइम्स। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बताइएगा? इस mn के जगह ये लिख सकते हैं, तो इसका मतलब mn को ये लिख के पुट कर दें तो क्या मिलेगा, इसी बाइंडिंग एनर्जी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या, z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, फिर माइनस ये वैल्यू लिख रहा हूं, बोलो भाई। ये कर सकता हूं कि नहीं? E 931.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है भाई। अरे यार आप नहीं समझ पाओगे अब बात से। यहां पे अपने पास ये हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी, यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस और Z
इस Mp और Me को एक साथ रख दें, माइनस माइनस प्लस, तो Z Mp प्लस Me और प्लस A माइनस Z Mn माइनस M ऑफ XAZ। अब ये बताओ कि ये हाइड्रोजन के लिए लिख सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए लिख सकते हैं। हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसका वो एटॉमिक मास, ये एक तरीके से हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है। तो जिसको ये फॉर्म नहीं पता होगा और हाइड्रोजन का डेटा दिया होगा, तो ये फंडामेंटल क्वेश्चन भी छोड़ के आएगा वो। तो बाइंडिंग एनर्जी, इसको हम लिख सकते हैं Z मास ऑफ H11, मास ऑफ हाइड्रोजन लिख सकते हैं, इसको मास ऑफ हाइड्रोजन लिख सकते हैं भाई, बोलोगे? तो मैं ऐसे लिख देता हूं, ज्यादा बेटर होगा। Z इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी मास ऑफ एटम। तो ये फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो डेटा जैसा दिया हो उसके अकॉर्डिंग इन दोनों में से फॉर्म यूज करिएगा। तो ये डेटा भी दोनों बाइंडिंग एनर्जी के, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये और ये, ठीक है, इन दोनों को आप यूज कर सकते हैं कि Z इंटू एम एच प्लस A माइनस Z Mn माइनस दिस, ठीक है। क्लियर है सभी को बच्चों? ये सभी को क्लियर है? बताइएगा, अभी आगे बढ़े फिर। हाँ, ये जूल में 931 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ये जूल में। जब तक आप 931 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जूल में आएगा। क्लियर है? तो जैसे मैंने यहां कर दिया है, इसको आप करेंगे बाइंडिंग एनर्जी, तो ये जूल में है, ये आपका जूल में है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी आप ये करेंगे तो डेल्टा एम ये अपने पास जूल में होगा। अभी ये बाइंडिंग एनर्जी है, मैंने यहां पे बाइंडिंग एनर्जी अगर लिखना चाहोगे तब तो यहां पे करना पड़ेगा इंटू 931, तब ये तो अभी डेल्टा एम है। बाइंडिंग एनर्जी अगर करना चाहोगे तो आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आप देख लीजिएगा 1 mu में आएगा, मतलब 1 mu इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 mu ये जो हमने लिखा है ना, ये सब AMU में आएगा। जैसे इसको अगर आप हटाते हो तो ये सब आपको किस में आएगा? 1 एटॉमिक मास यूनिट। और 1 AMU अभी अभी मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया, वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 931 लेके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्जन बस याद रखिए, ये कन्वर्जन बस याद रखिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये AMU में आएगा, अभी कुछ भी नहीं है, मतलब ये AMU में है और ये भी AMU में है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। MH क्या डिनोट कर रहा है? MH मास ऑफ हाइड्रोजन डिनोट कर रहा है भाई। MH जो है मास ऑफ हाइड्रोजन डिनोट कर रहा है, मास ऑफ हाइड्रोजन है ये, मास ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है ये। तुम खुद भी सोच सकते हो क्या होगा वो, ठीक है। तो ये मास ऑफ हाइड्रोजन एटम डिनोट कर रहा है। ठीक है, कहां पे सी स्क्वायर करेंगे? हाँ, इसको सी स्क्वायर
करेंगे तो अपने पास एएमयू में आ जाएगा। लिख देता हूं सी स्क्वायर भी, नहीं तो कंफ्यूज होंगे आप लोग। ये पूरे को सी स्क्वायर भी कर सकते हैं, इसको भी यहां पे सी स्क्वायर कर सकते हैं। तो सी स्क्वायर रखेंगे तो एमयू में होगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसको 931 से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं भाई, ये हाइड्रोजन के लिए नहीं है, हाइड्रोजन के लिए नहीं है, ये किसी के लिए भी है। मैं कह रहा हूं मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं ये फॉर्मूले में न्यूक्लियस के जगह पे आप एटॉमिक मास रखोगे, एटम का मास रखोगे, तो यहां हाइड्रोजन अपीयर हो जाएगा। कन्वर्जन आपको करके दिखा दिया है। ये मास ऑफ न्यूक्लियस को कन्वर्ट करेंगे ऐसे, तो हमारा जेड ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो ये मास ऑफ हाइड्रोजन बन जाएगा और ये अपने पास न्यूक्लियस का मास आ जाएगा। क्लियर है? हाउ 1 AMU, एक भाई पूछ रहा है हाउ 1 AMU इज इक्वल टू दिस मच। कितनी बार बताऊंगा यार, ये तुम्हारे सामने ही तो है, ये देखो कैसे आया है। 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 होता है, तो ये 1 AMU अपने पास ये हो जाएगा। अब इस 1 AMU को एनर्जी मास, आइंस्टाइन की इक्वेशन यूज किया गया है, तो दिस इंटू 3 इंटू 10⁸, तो यहां तक आ गए आप। ये जूल में था, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया, तो यही आएगा ना, और क्या आएगा। ठीक है, तो ये अपने पास सी स्क्वायर यहां पे क्लियर है भाई। जो पूछ रहा है कि कैसे आया ये 931, ये सभी को क्लियर है? ये सभी को क्लियर है क्या? एक बार कंफर्म कर दीजिए। ये सभी को क्लियर है क्या भाई? हाँ, 1 AMU की एनर्जी है, 1 AMU की एनर्जी है। आपको उसमें लगता है कंफ्यूज हो रहे हैं। 1 AMU इतना केजी है, तो उसकी इक्विवेलेंट एनर्जी के बराबर है। अरे भैया लो, ये हटा दे रहा हूं। 1 AMU इक्विवेलेंट टू, मतलब जो ये 1 AMU की एनर्जी है भाई, मास एनर्जी इक्विवेलेंट में और क्या लिखूंगा? 1 AMU की जो एनर्जी है वो और क्या लिख सकता हूं? 1 AMU की जो एनर्जी है, पूरा ही लिख दे रहा हूं, फर्जी बातें करते हो। वो अंडरस्टूड था। अब खुश हो भाई? अब खुश हो? ठीक है, तो यहां तक आ गया, ये क्लियर है। इसी में एक बोला जाता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। कुछ नहीं करना है आपको, टोटल न्यूक्लियन से आपको माइनस कर, डिवाइड कर देना है। लेकिन ये क्या बताता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको बताता है, टेल्स अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, टेल्स अबाउट द, ठीक है, हाँ कर्व आने वाला है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। टेल्स अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो हम इसका जो, मैंने नहीं बनाया वो ग्राफ, ठीक है, वो ग्राफ सदियों से बना हुआ है, तो उसको जब हम स्टडी करते हैं तो हमें ये पाया कि जो हमारे लोअर एटॉमिक, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उस ग्राफ में देखा गया कि बाइंडिंग एनर्जी, पहले उसके पॉइंट्स लिख दूं, पर न्यूक्लियन। एक चीज ध्यान रखिएगा,
हम बाइंडिंग एनर्जी से स्टेबिलिटी नहीं निकालते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से स्टेबिलिटी निकालते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर स्मॉलर एटॉमिक मास, ठीक है, ठीक है, फॉर स्मॉल एटॉमिक मास इंक्रीजेज रैपिडली, इंक्रीजेज अपना वो इंक्रीज करता है। अभी ग्राफ में आपको दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो इंक्रीजेज रैपिडली अप टू Fe 56, यही होता है ना, Fe 26। तो आयरन तक जो है इंक्रीज करेगा। ग्राफ में आप देखेंगे तो आयरन तक इंक्रीज करेगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है आपका जो है Fe तक इंक्रीज करेगा आफ्टर, ठीक है। देन तो हाईएस्ट Fe का होता है, ये आप ध्यान रखना, आई थिंक 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है Fe का, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है कि फॉर हायर एटॉमिक मासेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेज, ठीक है। फॉर आई थिंक बिस्मिथ के लिए होता है, हाँ बिस्मिथ ही होगा। बिस्मिथ कितना होता है, बिस्मिथ का बताना जरा क्या होता है। 209 83 होता है क्या, एक बार चेक करके बताओ, आप लोगों को ज्यादा बेटर पता होगा। फॉर हायर एटॉमिक मास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर डिक्रीजेज, फॉर बिस्मिथ तो 83 यही होता है ना, ठीक है। न्यूक्लियन डिक्रीजेज, तो यहां से आफ्टर लिख देता हूं, इट डिक्रीजेज रैपिडली, ठीक है। तो यहां से ये डिक्रीज करता है रैपिडली और यहां से ये रेडियो एक्टिविटी शो करने लगता है। तो ये हायर वाले सारे जो है रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। अभी आप वो सुनना नहीं चाहोगे क्योंकि आप रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ना चाहोगे। केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिविटी रखे हैं क्या भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है बच्चों। अब आपको मैं कर्व दिखा देना चाह रहा हूं। ये रहा कर्व, ये मैं नहीं बनाऊंगा, ये कर्व है आपका, जो आपका जाना पहचाना कर्व है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जो Fe है, Fe के लिए हाईएस्ट है, Fe के लिए अपना हाईएस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। Fe के लिए अपना हाईएस्ट होगा, उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज करेगा और यहां पर आने के बाद कंसिडरेबल डिक्रीज देखने को मिलेगा। हायर के लिए आपको कंसिडरेबल डिक्रीज मिलेगा, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है कि हायर के लिए सबसे मैक्सिमम वाला याद रखना है, वो आपको हायर के लिए 8.8 होता है, यस। तो इसके लिए 8.8 है, ये 8.8 होता है इसका। तो यहां के बाद से ये अपना क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, ठीक है बच्चों। तो ये कहानी है आपकी। और न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आपको बस उसके डिफिनेशन आपको याद रखना है, वो आप याद रख लीजिएगा। उसके लिए भी मैं एक छोटा सा डिफिनेशन का स्लाइड आपको अटैच कर दूंगा। इसमें यही है कि फ्यूजन अपने पास वही है कि दो आप ज्वाइन करते हो, दो कंबाइंड करते हो तो आपका
बहुत बच्चे नाम से ही कंफ्यूज हो जाते हैं, फिजन। ठीक है, तो फिजन है और फ्यूजन अपने पास है। फिजन में ब्रेक होगा, फ्यूजन में जुड़ेगा, है ना। फ्यूजन में अपना जुड़ेगा और इसमें हैवियर वाले ब्रेक होते हैं और जेड बाई एन रेशियो को बराबर करने के लिए। और फ्यूजन जो है लाइटर वाले, टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल लार्ज न्यूक्लियस, तो ये अपना फ्यूजन है। उसके कुछ रिएक्शंस आपको मैंने दे रखे हैं, तो एक बार पढ़ लीजिएगा बस, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट काम मैंने किया है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी जाकर आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं जो आप खुद ही कर ले जाओगे। पहला क्वेश्चन 2002 में आया हुआ है, आपको ये पढ़ के स्टेटमेंट बताना है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली, ये मेंस है भाई, पहली बार है जब मैं मेंस के पीवाईक्यूज ले रहा हूं। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ। आंसर बताओ बच्चों, इसका आंसर बताओ जल्दी। अभी अभी पढ़ा है आप लोगों ने, 2022 में आया हुआ था, फर्जी 4 नंबर देने वाला क्वेश्चन। इसीलिए कहता हूं सब कुछ पढ़ना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? हाँ, पहले भी मैंने किया है, जब स्पेशल जेई मेंस के टॉपिक्स हैं उसमें तो जेई मेंस के क्वेश्चन ही लेंगे। अभी भी लोग कंफ्यूज हैं, बताओ ऐसे ऐसे लो, ए बी ए डी है, हद हो गई भाई, हद हो गई। मतलब इसमें भी हद कर दी तुम लोगों ने भाई, गजब है तुम लोगों का कंसंट्रेशन लेवल। अरे डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली कैसे होगा? वो तो इंडिपेंडेंट है ना मास नंबर के, तो डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, एक तो ये सही है। और क्या सही है? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब रेडियस हमारा क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल है तो वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, ठीक है, होगा। तो ए और ई सही है। ए और ई सही वाले कौन कौन से हैं? ए बी सी डी। तो इसमें ए बी ये उल्टा हो गया है, ये बी है, ये सी है, तो सी आपका सही हो जाएगा भाई। ए एंड डी सही है बिल्कुल। अब बताओ, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ये लो 2022 जुलाई 26 में क्वेश्चन आया हुआ है। मास नंबर ऑफ 2 न्यूक्लियाई आर इन द रेशियो 4:3, देन न्यूक्लियर डेंसिटी विल बी द इन द रेशियो। देख रहे हो मजाक? ये क्या है मजाक? ये यही मजाक है, और इसी को मैं जेई मेंस, इसीलिए आप लोग हवा मचाए हुए हो। सभी टॉपिक में कमोबेश ऐसे ही रहता है, ऐसा नहीं है, बस आपको पढ़ के जाना है, फैक्ट्स याद रखने। ये क्या है? एक ही क्वेश्चन पे 2022 में देखो हर सेशन में क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसका आंसर बता सकते हैं सभी बच्चे? R इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, तो लॉग लेना है आपको। क्या है ये? ln r इक्वल टू ln r नॉट, ये सब मत कराओ यार, ठीक है। अब इनको पूछा जा रहा है कि ln इधर लेके आओ, तो ln r अपॉन आर नॉट इक्वल टू 1/3 ln a। आपसे बेटर कौन जानेगा? ये y हो गया इक्वल टू m हो गया, और ये हो गया x। y इक्वल टू mx का ग्राफ है मेरे भाई, y इक्वल टू mx का ग्राफ है, ठीक है। ये सब क्या है? मतलब 2022 में ही सब है। कर लेना यार ये सब तुम लोग, है ना, मैं टिक करके भेज दूंगा, कर लेना ये सब, सब एक ही टाइप का है। दो द रेडियस आर ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए कैन बी एस्टिमेटेड बाय द फॉर्मूला दिस, द इट फॉलो द मास, इट फॉलो दैट द मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ये अभी अभी तो डिराइव किया, मास डेंसिटी आपको डिराइव करके दिया था मैंने अभी 1.23, ये लो देखा, टिक किया, ठीक है ना। तो सुनो,
आगे के स्लाइड्स भी कर लेना, कर जरूर लेना, ये तुम्हारा तैयार हो चुका। 1 घंटे में 2 क्वेश्चन की तैयारी हो गई आपकी, इसको कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन के आंसर टिक करके भेज रहा हूं। इसमें मैंने 14 क्वेश्चंस किए हैं, 14-15 क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड है, जो तुमने आज पढ़ा है। ये सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। बाइंडिंग एनर्जी, मुझे बाइंडिंग एनर्जी के कुछ क्वेश्चंस आप बता देना, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में और करा दूंगा। ठीक है, ये कंप्लीट है आपका मॉडर्न फिजिक्स, आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप बता दीजिएगा इसमें कोई डाउट होगा, या बता दीजिएगा मॉडर्न फिजिक्स में कुछ बाइंडिंग एनर्जी पे अगर कोई क्वेश्चन करना है। मैं अभी करा देता, सेशन की वजह से जल्दी छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 15 मिनट पहले तो एटलीस्ट छोड़ दूं तुम लोगों को। कर लोगे भाई? एक बाइंडिंग एनर्जी का देखा जाए, जैसे ये है, 2 lighter nuclei combine to form a comparatively heavier nucleus by the relation given by this and this. The binding energy per nucleon इनका दिया हुआ है। The energy release in the processes, तो energy release डेल्टा E क्या लिखने वाले हो? इसका कितना दिया हुआ है? 7.6 पर न्यूक्लियन है। कितने न्यूक्लियन है? 4, तो इंटू 4 माइनस एक्स का कितना दिया हुआ है? 1.1। कितने न्यूक्लियन है? 2 इंटू 2, ऐसे कितने हैं? इंटू 2 हो गया, लो, इंटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 931 हो गया, कहानी खत्म। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। एक्सरे जो है आपका डिलीट हो चुका है भाई। एक्सरे जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो डिलीट हो चुका है। एक्सरे का आपको वेवलेंथ याद रखना है, वो ईएम वेव में है। एक्सरे डिलीट हो चुका है। ठीक है, एडवांस में एक्सरे है तो मैं पढ़ाऊंगा। यूट्यूब पर क्या बताओगे? यूट्यूब पे क्या बताऊंगा? वही जो तुम रोज पूछते हो रिगार्डिंग जेई मेंस। तो यहां पर अपने पास इसका आंसर तो बता दो जाते जाते। अरे इसका आंसर बता दो। अरे ऐसा नहीं आएगा, 24206 कैसे आएगा? इतना बड़ा नंबर कैसे आएगा? ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन रहा होगा। टू 24206। ठीक है बच्चों, कर लेना भाई, है ना, कर लेना। ये मास नंबर कहां लिख दिया है मैंने? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है भाई। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है और इसमें 4 न्यूक्लियन है ना, जिसमें 4 न्यूक्लियन है, दिख ही रहा होगा आपको, और इसमें 2 हैं, तो ये 2 और इंटू 2 कर दिया है। सही तो है। क्लियर है? चलिए फिर मिलते हैं फिर, है ना। चलिए फिर आज क्लास यहीं खत्म करते हैं बच्चों। आप बोलेंगे तो ये मैं आपको आंसर के साथ भेज दूंगा, बाकी आप बताएंगे तो जो डाउट होगा वो डिस्कस भी हो जाएगा। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स खत्म हो चुका है। रेडियो एक्टिविटी में आपके पास देखेंगे, वो आप बोलेंगे तो अभी पढ़ना है तो अभी पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बाद में पढ़िएगा, जैसा आप बोलिए। कान्हा प्लीज टेक माय नेम। मैकेनिक्स का रिवीजन 12th वालों के लिए अब दिवाली के बाद होगा। ठीक है, बता दूंगा रिवीजन का जो प्लान है, बता दूंगा। सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे भाई, वो मॉडर्न फिजिक्स नहीं होता है। मॉडर्न फिजिक्स के नाम से थोड़े होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इज डिफरेंट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक अपना सेमीकंडक्टर ही है। चलिए आगे मिलते हैं।